आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए इकोसिस्टम होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में इकोसिस्टम की बात करें तो देखिए इकोसिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके चारों तरफ जो नॉन लिविंग चीज़ें जैसे वाटर हो गए, इसके अलावा एयर हो गए, उनका एक ऑर्डरली सेल्फ सफिशिएंट मैनर के रूप में उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसी को हम लोग एक प्रकार का इकोसिस्टम बोलेंगे। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर हो गई, एयर हो गए, इन सब चीज़ों का एक प्रकार का एटमॉस्फेयर की तरीके से इनके ऊपर एक इन्वायरमेंट बन जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स का। मान लीजिए कोई वाटर है और या एयर है, तो अगर मान लीजिए कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके संपर्क में रह रहा है तो पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा किसी भी सेल्फ सफिशिएंट मैनर में, इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में इकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया था, तो उसमें अभी थोड़ा क्या है कि काम हमें कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। बाकी अब कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियोज मिलती रहे। बाकी हमने पिछले वीडियोज में आपको इकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी ब्रांचेस थी इकोलॉजी के, इन सब को हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। और वहाँ पर हमने इकोसिस्टम को बताया था कि इकोसिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो फिलहाल हम इसको कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम, अगर इस वर्ड को हम स्प्लिट कर दें, अगर इस वर्ड को हम दो वर्डों में डिवाइड कर दें तो इकोसिस्टम में सबसे पहला वर्ड यहाँ पर इको आएगा और दूसरा यहाँ पर सिस्टम आएगा। सिस्टम से आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को करने के लिए पहले किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। और बाकी यहाँ पर इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब यहाँ इन्वायरमेंट से है। तो इको का मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट हो जाता है और सिस्टम का मतलब हो जाता है इनर डिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना ही एक सिस्टम है। तो इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर यही है कि इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब इनर डिपेंडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। तो इकोसिस्टम के यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन एन ऑर्डरली सेल्फ सफिशिएंट मैनर इज नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इकोसिस्टम को आप उससे बोलेंगे जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे वाटर हो गए और एयर हो गए, इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एक प्रकार का एक इन्वायरमेंट बन जाता है नॉन लिविंग थिंग्स का। तो उसका जो ऑर्डरली सेल्फ सफिशिएंट मैनर में जो उसका इफ़ेक्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है तो जैसे वहाँ पर वाटर हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे वाटर हो गया, इसके अलावा एयर हो गए, तो उनका एक प्रकार का एटमॉस्फेयर वहाँ पर बन जाता है, एक प्रकार का इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इन्हीं दोनों के संबंध को हम लोग लिविंग और ऑर्गेनिक और जो नॉन लिविंग है, इनके दोनों के संबंध को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं बहुत ब्रॉड में। अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लंबी डेफिनेशन का मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वो कमेंट करते हैं कि छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, जिससे एग्ज़ाम में लिखने पर मार्क्स कम मिलेंगे। यहाँ पर इकोसिस्टम की जो दूसरी डेफिनेशन है, इकोसिस्टम में बी डिफाइन एज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, दस एनी स्ट्रक्चर and functional unit of biosphere where the organism interact with the physical environment। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे अच्छे वर्डों में लिखना चाहा, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा सी डिफिनीसन थोड़ी बड़ी रहे। तो यहाँ पर यही है कि इकोसिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके चारों तरफ जो है उसका एटमॉस्फेयर है नॉन लिविंग थिंग्स का, जैसे वाटर हो गया, इसके अलावा एयर हो गया, तो इन्हीं को हम एक प्रकार के इकोसिस्टम बोलते हैं। इसमें जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर वेयर द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह इंटरेक्ट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट से। तो इसी के
संबंध को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। हम यहाँ पर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी, मटेरियल साइकिल विद इन द सिस्टम, यह सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब बस यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने वाले जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर, एयर और भी जो नेचुरल चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनका क्या एक प्रकार का जो इनका एनवायरनमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और भी यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे यहाँ पर हैं, टर्म का मतलब जैसे यहाँ पर चीज़ें आप देख रहे हैं, द टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय एजी टेंसले, जो एजी टेंसले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम जो है इस टर्म को सबसे पहले इन्होंने दिया था। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट यहाँ पर जितने भी और साइंटिस्ट यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस इकोसिस्टम में। तो फिलहाल ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको हम एक बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, कार्ल मोबियस टेल दैट इकोसिस्टम इज बायोसीएस, तो कार्ल मोबियस जो थे उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम को इन्होंने बायोसीएंस बताया था, बायोसिनोसिस बताया था। यानी कि जो कार्ल मोबियस हैं उन्होंने इकोसिस्टम को इन्होंने बायोसिनोसिस बताया था। और यहाँ पर जो सबसे पहले टर्म जो इकोसिस्टम था उस टेंसले के द्वारा दिया गया था, एजी टेंसले के द्वारा। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट जैसे यसे फॉर्बेस्ट ने है, इन्होंने सब इकोसिस्टम को माइक्रोकोस बताया था। और इसके अलावा और भी साइंटिस्ट जैसे हैं वीवी डेकोवे, इन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम जो है वह बायोसिनोसिस है, यानी कि इकोसिस्टम को इन्होंने जियो बायोसिनेसिस बताया था। इसके अलावा फ्रेडरिक है, इन्होंने होलोसिंस बताया था। तो ये सब साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना अपना यहाँ पर इकोसिस्टम को अलग अलग नाम दिया था। लेकिन सबसे पहले जो इकोसिस्टम टर्म है वह एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई इकोसिस्टम से रिलेटेड, यानी कि इकोसिस्टम में को सबसे पहले किसने टर्म दिया, उसके बाद भी और साइंटिस्ट जैसे हैं, तो ये सब इकोसिस्टम को अलग अलग टर्मोलॉजी देते थे। तो ये सब साइंटिस्ट के नेम हो गए। इसके बाद अगर हम काइंड ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, यानी कि इकोसिस्टम को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए इकोसिस्टम जो है इसको सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल का आप जानते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं रहता, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वही नेचुरल यानी नेचुरल। और इसके अलावा मैन मेड जो होता है इसे आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब यह होता है कि उसमें इस इकोसिस्टम में जो मनुष्य हैं इनका हस्तक्षेप जरूर होगा, तभी इसका नाम आर्टिफिशियल रखा गया है। और नेचुरल जो होता है इसमें जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं रहता मैन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम को समझते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, दिस टाइप इकोसिस्टम पार्ट्स बाय देमसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय मैन। हमने आपको इसको क्लियर कर दिया कि इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है यहाँ पर मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और नेचुरल इकोसिस्टम को सब दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल का मतलब ग्रास यानी कि लैंड से रिलेटेड है, और एक्वेटिक का मतलब वाटर से रिलेटेड है। तो टेरेस्ट्रियल में जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, साइड में लिख दिया हमने, फॉरेस्ट, ग्रास, डिजर्ट, ईटीसी। फॉरेस्ट जैसे जंगल, ग्रास है जो है, डिजर्ट रेगिस्तान, ये सब जो चीज़ें हैं सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे वाटर, ओपन वाटर होते हैं। वो अब देखिए ओपन वाटर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ओपन वाटर को सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर आप कॉर्नर पर देख भी रहे होंगे, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है उसे लैंटिक वाटर और दूसरा जो होता है लेंटिक वाटर। अब देखिए ये लोंटिक वाटर और लेंटिक वाटर होता क्या है। लोंटिक वाटर उसे आप बोलेंगे रनिंग वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जो रन करता रहे, तो उसे हम लोग लोंटिक वाटर बोलते हैं। और जो लेंटिक वाटर होता है वह स्टैंडिंग वाटर होता है, यानी कि जैसे तालाब हो गया, इसके अलावा कोई झील है, तो वहाँ पर वाटर जो है वह बिल्कुल स्टैंडिंग हो, यानी कि वहाँ रुका हुआ पानी रहता है, वहाँ बहता नहीं, तो इसे हम लोग लेंटिक वाटर बोलते हैं। तो लेंटिक वाटर में जैसे पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, इसके अलावा पूल्स हो गए, तालाब वगैरह, तो ये सब जो हैं
लेंटिक वाटर के अंतर्गत आते हैं। और जो लोटिक वाटर होता है वह जैसे एक निश्चित धारा के रूप में बहते रहते, जैसे नदी, तालाब, नदी वगैरह जो हैं, तो ये सब लोटिक वाटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेश वाटर के अंतर्गत। इसके अलावा जो दूसरा वाटर यहाँ पर है मरीन वाटर। जो मरीन वाटर होता है जैसे ओशियन हो गए और जो सैलो सी है, तो जैसे सागर महासागर जो है ओशियन हो गए, समुद्री जो जल होते हैं उन्हें मरीन बोलते हैं। तो ये सब जो हैं ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन भी की गई हैं, हमने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख भी दिया कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दीज में भी लोटिक वाटर, रनिंग वाटर लाइक रिवर, कैनाल, और लैंटिक वाटर जैसे स्टैंडिंग वाटर लाइक पॉन्ड, पूल। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने आपको इसी क्लियर भी कर दिया है, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह मरीन वाटर सिस्टम है। मरीन वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो साल्ट बॉडीज जैसे होती हैं, इसमें जैसे साल्ट वाटर बॉडीज का मतलब जैसे इसमें सी का पानी वगैरह आता है, जैसे इसमें साल्ट का कंसंट्रेशन अधिक होता है। तो ये सब जैसे ओशियन हो गए और सी जो है ये सब मरीन वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई एक्वेटिक वाटर सिस्टम के अंतर्गत। तो एक्वेटिक वाटर सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया और यहाँ पर जो है मरीन वाटर इकोसिस्टम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वह नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से जो नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पर समाप्त होता है। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने आपको बताया नेचुरल इकोसिस्टम जो है पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया। उसके बाद फिर ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिवाइड किया गया। तो फ्रेश वाटर में आपने देखा कि यहाँ पर एक लोटिक वाटर होता है, एक लेंटिक वाटर। तो लोटिक वाटर का मतलब जो रनिंग वाटर होता है उसे हम लोग लोटिक वाटर बोलते हैं, और लेंटिक वाटर जो होता है वह एक स्टैंडिंग वाटर होता है। और इसके अलावा जो मरीन वाटर होते हैं जैसे तालाब, जो सी हो गए, इसके अलावा जो साल्ट वाटर बॉडी है, इन सब जो है मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल इकोसिस्टम है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो अगला है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डेफिनेशन दी गई है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर जो है दीज आर मेंटेन आर्टिफिशियली बाय मैन वेयर बाय एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन एंड नेचुरल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली लाइक क्रॉप प्लांट लाइक एज राइस, व्हीट, मेज। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है वह इस टाइप के आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो मनुष्य रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, तो जंगल में अगर कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो एक प्रकार का वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन उसी जंगल में मनुष्य कुछ कटाई छटाई कर वहाँ पर कुछ क्रॉप को उगा रहा है, और इसके अलावा वहाँ पर उसकी प्रॉपर देखभाल कर रहा है, वहाँ पर ग्रास जो वगैरह है उसको बराबर कट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है वहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, तो एक प्रकार का यह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर जो ह्यूमन है वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल वैसे जंगल है, तो वहाँ पर बिल्कुल एज ये चीज़ें वैसे पड़ी हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, तो उसे हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ह्यूमन अपना पेड़ों को काट कर वहाँ पर कुछ वेजिटेशन को ग्रो करवा रहा है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ क्रॉप का प्रोडक्शन करवा रहा है, तो इस तरीके का जो सिस्टम हो जाएगा वह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। तो एग्जांपल पे हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि लाइक प्लांट लाइक एज राइस, व्हीट, ये सब जो चीज़ें हैं इसको ह्यूमन ग्रो करवाता है अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र वगैरह डालकर। तो ये सब जो चीज़ें हैं वह मैन मेड इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं, या फिर इसे हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को मेजर 2 कैटेगरी में इसके डिवाइड किया जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। देखिए एबायोटिक का मतलब होता है, ए का मतलब एब्सेंस निगेटिव की तरफ जाता है, तो आप जहाँ पर ए लग जाए किसी टर्मोलॉजी के अंतर्गत तो आप एब्सेंस से समझिए, तो उसे नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ए बायोटिक का मतलब जो होता है वह नॉन लिविंग होता है, और बायोटिक का मतलब जो होता है लिविंग होता है। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग चीज़ जैसे प्लांट्स वगैरह सब आते हैं, और इसके अलावा जो ए बायोटिक होते हैं, ए बायोटिक के अंतर्गत एयर, वाटर और भी जो नेचुरल चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आती हैं ए बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत।
तो यहाँ पर हमने एक प्रकार का फ्लो चार्ट बना दिया है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले दो ब्रांचेज में डिवाइड किया है, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ पर आप देख रहे हैं फिजिकल फैक्टर और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस। और यहाँ पर बायोटिक में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज हमने बनाया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में जैसे किसी भी जो कंपोनेंट है, किसी भी कम्युनिटी है, तो उसको 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स में जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गया, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है जैसे वाटर, ऑक्सीजन, CO2 हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो होता है वह इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के अंतर्गत आता है। और भी चीज़ें जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे हैं एबायोटिक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो बायोटिक कंपोनेंट हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स का मतलब जानते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इससे मेनली प्लांट्स को रखा जाता है, ग्रासेज वगैरह जो भी हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स 3 टाइप के होते हैं। पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, इसके अलावा टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी में आप हर्बीवोर्स के रखते हैं, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया। इसके अलावा फिर प्राइमरी कार्निवोर्स भी आते हैं, इसके अलावा पर उसके बाद फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर जैसे स्नैक वगैरह हैं सब आते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम बहुत आगे बहुत डीपली पढ़ाएंगे। फ़िलहाल ये सब चीज़ें हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। हम आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन भी बता रहे हैं, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट को थोड़ा सा हम डीपली देख लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम कंप्राइजेज 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। पहला जो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फिजिकल फैक्टर। तो ये जो एबायोटिक जो कंपोनेंट है यह मेनली 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, मौसम कैसा है, इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स उसका क्या है, जैसे वाटर हो गए, सॉइल हो गए, लाइट हो गया, और जो सॉइल है उसका pH हो गया। इन सब चीज़ों पर यह निर्भर करता है। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है वह टोपोग्राफिक फैक्टर है। टोपोग्राफिक फैक्टर का मतलब जो जैसे कोई माउंटेन वगैरह है उसकी एल्टीट्यूड क्या, ऊंचाई क्या है, उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये सब चीज़ जो है वह टोपोग्राफिक फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। और जो तीसरा वह एडेफिक फैक्टर है। एडेफिक फैक्टर का मतलब होता है इट कंसिस्ट सॉइल फॉर्मेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सॉइल से रिलेटेड इसका काम होता है कि जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वह एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत ये सब 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, इसके अलावा एडेफिक फैक्टर। ये सब जो है एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर इसके बाद हम बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट की बात करें, तो बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट का अंदर जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, यहाँ पर जो है ट्रैफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। यानी कि जो इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है उसी को हम लोग बायोटिक लिविंग कंपोनेंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें और जो चीज़ें मेंशन की गई हैं जैसे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट हो गए, इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत और भी चीज़ जैसे फोटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि जो भी इकोसिस्टम के अंतर्गत लिविंग चीज़ें जो हैं उनका क्या न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। इसमें मेनली प्लांट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट के अंतर्गत ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो मतलब ऐसे ट्रॉफिक या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वे सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, तो इसके अंतर्गत प्लांट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक के कंपोनेंट में जो मेंशन किया गया है, दिस इंक्लूड ग्रीन प्लांट एनर्जी ट्रांसफ़र इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, वाटर, CO2 एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो ये सब जो है यह ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत है कि इसमें जो ग्रीन प्लांट वगैरह रहते हैं जो कि एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को
ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो इसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है और दूसरा जो होता है वह कीमो ऑटोट्रॉफ्स होता है। अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू ट्रांसडक्ट द सोलर एनर्जी ऑफ द सन, ट्रीज, प्लांट, एल्गी, ये सब जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे सोलर एनर्जी को ये लेते हैं, उसके बाद फिर अपना फूड वगैरह बनाते हैं। तो एक प्रकार के ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो का मतलब होता है लाइट। ये लाइट से सन एनर्जी से लेकर सन से एनर्जी को लेकर सोलर एनर्जी को लेकर अपना फूड बनाते हैं, तो इसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वह कीमो ऑटोट्रॉफ्स है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, विच यूज एनर्जी जनरेटेड इन ऑक्सीडेंट रिडक्शन प्रोसेस बट देयर सिग्निफिकेंस इन इकोसिस्टम एट प्रोड्यूसर इन मिनिमम। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब यही है कि ये एनर्जी को जनरेट करते हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी करते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं उन्हें हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें थी, यानी कि इकोसिस्टम का क्या होता है और इसके अलावा इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट वगैरह है, बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट जो या फिर जितने भी टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, मैन मेड हो गए या फिर इसके अलावा नेचुरल हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियोज आपको अब रेगुलर मिलेगी। फ़िलहाल हम कोशिश यही करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट काम हो जाते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें।